द नेक्स्ट लेक्चर इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, यानी कि बैक्टीरिया की किस तरह से ग्रोथ होती है और किस तरह से वो कर्व बनाता है, उसकी कर्व किसके अगेंस्ट में बन रही है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स अगेंस्ट टाइम जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है, और इस पे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे ये हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ पर। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आपका नंबर 1 जो फैक्टर है वो है वाटर एक्टिविटी। फिजिकल फैक्टर में वाटर एक्टिविटी। सेकेंड जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, दैट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड वन इज पीएच। ठीक है, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन इज प्रेशर। ये आपके 5 फैक्टर्स हैं जो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नाउ सेकेंड फैक्टर इज केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या रोल है, किस तरह से इफेक्ट कर रही है बैक्टीरिया की ग्रोथ पर। कार्बन, कार्बन का रोल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इसमें भी ये 5 फैक्टर्स है, केमिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इज अफेक्टिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। और ये शो करते हैं कि किस तरह से, यानी कि इनका क्या रोल है बैक्टीरिया की ग्रोथ में। नेक्स्ट, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर के डिस्कशन में सबसे पहले वाटर एक्टिविटी। वाटर का क्या रोल है बैक्टीरिया की ग्रोथ में, इसकी क्या एक्टिविटी है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डिफाइंड एज 1/10 रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, 1/10 ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सॉल्यूशन की है ये। और इसको डिनोट किया जाता है किससे, AW मीन्स वाटर एक्टिविटी से डिनोट किया जाता है। इट इज इक्वालेंट टू द रेशियो ऑफ, ये किसके रेशियो के इक्वालेंट होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू वाटर। ठीक है, इसका जो रेशियो है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू वाटर। द सॉल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हैंस पोजेस लो वाटर एक्टिविटी, क्योंकि ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू वाटर का रेशियो है, इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये इनहेंस करता है क्या, वाटर की एक्टिविटीज को लो करता है, जिसकी वजह से वाटर की एक्टिविटी लो होती है। वाटर एक्टिविटी ऑफ सराउंडिंग सॉल्यूशन इफ इट इज लोअर देन 0.55, अगर ये जो वाटर की एक्टिविटी है बैक्टीरिया के सराउंडिंग में ये लोअर देन 0.55 है, तो देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टॉर्शन ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डीएनए के डिस्टॉर्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बिलो दिस वैल्यू कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए जो वाटर की एक्टिविटी है सॉल्यूशन के अंदर वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 0.55। क्लियर, ये है आपका वाटर एक्टिविटी कि वाटर किस तरह से ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी क्या एक्टिविटीज है, किसके इक्विवेलेंट उसका रेशियो है, वाटर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू वाटर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है। ये फर्स्ट वाटर एक्टिविटी जो है ये आपका किस तरह से इफेक्ट कर रही है बैक्टीरिया की ग्रोथ पर, ये मेंशन किया गया इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकेंड जो पैरामीटर है आपका वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from dilute solution to more concentration solute, more concentrated solution is called osmotic pressure. osmotic pressure क्या है आपका, जो solute solvent का movement है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होना फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ।
Hence, unidirectional flow of water exert pressure. अब एक ही तरफ आपका फ्लो हो रहा है वाटर का, कहाँ से? डाइल्यूट सॉल्यूशन से, यानी कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ किसका फ्लो होता है? आपका वाटर का फ्लो। किसके थ्रू हो रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? प्रेशर। और इस प्रेशर को क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है इनसाइड द सेल, उसका उसके अंदर जो कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और जब सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट यानी कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, और सेल के इनसाइड में जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी सेल को रखते हैं तो इसमें क्या होता है? जो लेस कंसंट्रेशन यानी कि लेस कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। और जब इस सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब कि जो सेल है वो क्या हो जाएगा? आपका रैप्चर्ड हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इंसर्ट करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट वाटर जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो आपका इंसर्ट करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, और जब अंदर की तरफ जाएगा तो सेल क्या करेगा? फूलेगा। और जब सेल स्वेल होगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रप्चर्ड। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ये सब इसलिए रिलेट्स कर रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया, ये फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ पर इफेक्ट करते हैं। अगर बैक्टीरिया को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, अगर बैक्टीरिया की वाटर एक्टिविटी चेक करनी है आपको, तो ये सब फैक्टर्स किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है इसका डिस्कशन है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर बैक्टीरिया के सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया बैक्टीरिया को, ठीक है, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन किसका ही? ये सॉल्यूशन के अंदर क्या है? हाई कंसंट्रेशन देन फ्लूइड इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर का फ्लूइड है उससे ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें है? आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट कहां पर? बाहर की तरफ मूव करेगा, बैक्टीरियल सेल से बाहर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, और सेल क्या हो जाएंगे? आपका श्रिंक। ठीक है, सेल क्या हो जाएंगे? आपका श्रिंक हो जाएंगे, और ये श्रिंक होने की वजह से बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली मर जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या प्रिफर्ड किया जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। और जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल के लिए आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक भी नहीं चाहिए और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी नहीं चाहिए। आपको कौन सा टॉनिक सॉल्यूशन चाहिए? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपका 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट, पीएच। पीएच बैक्टीरियल ग्रोथ पर किस तरह से अफेक्ट करता है देख लीजिए। पीएच को आप डिफाइंड करते हैं किस तरह से? पीएच डिफाइंड है एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ये क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम है किसका? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसका नेगेटिव लॉगरिथम है आपका पीएच। और जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन पीएच, कुछ एसिडिक भी है और उसी मीडियम में वो ग्रो भी करते हैं। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? या तो न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन पीएच में वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? प्रोटीन इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। जो सेल है आपका बैक्टीरियल सेल है उसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन ही अफेक्ट करता है बाय चेंज इन पीएच। अगर पीएच में आप चेंज करते हैं तो प्रोटीन क्या है जिसकी वजह से अफेक्टेड होता है। एंड एंजाइम हैज डिफाइनाइड मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम पीएच रेंज। और एंजाइम की खुद अपनी मिनिमम, ठीक है, कम से कम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम पीएच रेंज है टू कैरी आउट देयर कैटालिटिक फंक्शन, अपने कैटालिटिक फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, एंजाइम की अपनी खुद की एक रेंज होती है पीएच की रेंज। और सेल
हैज ऑप्टिमम पीएच, और सेल उसी एक पीएच रेंज में ही अपनी क्या है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करके रख सकता है, उसमें अच्छा फंक्शन कर सकता है, एज विच इट्स एंजाइम आर मोर फंक्शनल। उस पीएच रेंज में ही उसका जो एंजाइम है, और एंजाइम क्या है आपका, एंजाइम भी आपका प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं, आर मोर फंक्शनल, उसी ड्यूरेशन में वो उस पीएच रेंज में बहुत ज्यादा वर्क कर सकता है। हैंस पीएच इज एडजस्टेड बाय बफर। ठीक है, इस वजह से आपका पीएच क्या है, बफर से एडजस्ट किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, जो बैक्टीरिया का पीएच है, जिस पीएच में बैक्टीरिया क्या सरवाइव कर सकता है, वो पीएच रेंज आपका किसको बफर सॉल्यूशन ऐड करके प्रोवाइड की जाती। अदरवाइज क्या होगा, जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा सेल का, और प्रोटीन डिग्रेड होने से जितनी भी बैक्टीरियल की एक्टिविटीज है बैक्टीरिया की, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो अपना कैटालिटिक मेटाबॉलिक फंक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता। इसलिए पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पीएच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3। अब देख लीजिए, पीएच के बेसिस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज एसिडोफाइल। द माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम पीएच रेंज इन बिटवीन 1 to 6.5। ठीक है, इसकी जो एसिडोफाइल्स यानी कि एसिडिक पीएच मीडियम में जो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को सरवाइव करके रख सकते हैं, जो बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, उनको बोला जाता है एसिडोफाइल बैक्टीरिया। नाउ न्यूट्रोफाइल बैक्टीरिया, द माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम पीएच रेंज इन बिटवीन 6.9 to 7.4। न्यूट्रोफाइल बैक्टीरिया बोलते हैं, वो न्यूट्रल पीएच में क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। अल्कोलोफाइल्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम पीएच रेंज इन बिटवीन 7.5 to 14। और जिस बैक्टीरिया की जो पीएच रेंज है वो क्या है, अगर 7.5 to 14 के बिटवीन जो पीएच रेंज में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एल्केलोफाइल बैक्टीरिया। फोर्थ जो फैक्टर है अफेक्टिंग, ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ पे, वो है आपका लाइट। लाइट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, द फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इन सबको जरूरत पड़ती है किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लाइट की। ठीक है, दे नीड्स लाइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की। कौन से बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्लियर। अब आपको पीएच का रोल समझ में आया बैक्टीरियल ग्रोथ में कि क्या होता है, कितने टाइप्स के बैक्टीरियाज की रेंज क्या है, ठीक है, और ये किस पीएच में, बैक्टीरिया किस पीएच रेंज में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ फिजिकल फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ पर, दैट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ का रेट है उस पे, प्लस जो रेट ऑफ एंजाइम की कैटालिटिक रिएक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर अफेक्ट करता है टेम्परेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है बैक्टीरियल ग्रोथ पर। फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के लिए देयर इज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ को रोकने के लिए भी एक मिनिमम टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर जाके उसके एंजाइम्स डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाएंगे, जिससे कि उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, जिस पर कि आप उस ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ देता है ऑर्गेनिज्म। मोस्ट एक्सट्रीम द माइक्रोब्स नीड्स लिक्विड वाटर टू ग्रो। ठीक है, 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर में जो माइक्रोब्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। Some algae and fungi grow at 55 to 60 degree Celsius temperature.
कुछ एल्गी और फंगाई एग्जांपल्स हैं इसके, कि कुछ एल्गी और फंगाई आपका 55 टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। प्रोकैरियोट्स आर ग्रो एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कुछ प्रोकैरियोटिक्स आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ग्रो कर जाते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज फॉलो। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है उसमें देख लीजिए, नंबर 1 साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स में दे ग्रो एट 0 टू 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही ग्रो कर सकते हैं। कौन? साइक्रोफाइल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो आपका 0 टू 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ग्रो करते हैं। दे आइसोलेटेड फ्रॉम आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक हैबिटेट्स। आर्कटिक और एंटार्क्टिक हैबिटेट से इनको क्या किया जाता है? आइसोलेट किया जाता है। द सेल मेम्ब्रेन हैव हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड, और इनकी सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? आपका हाई लेवल ऑफ फैटी एसिड्स एंड रिमेन सेमी फ्लूइड व्हेन कोल्ड। और जब कोल्ड होता है, नहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है, तब ये किस तरह से सेमी फ्लूइड कंडीशन में रह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्यूडोमोनास विब्रियो। स्यूडोमोनास विब्रियो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये आपका 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेसोफाइल्स। मेसोफाइल्स जो हैं दे आर ग्रो एट 20 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप 0 टू 15 में साइकोफाइल्स का बताया था आपको कि वो ग्रो कर सकते हैं। साइक्रोफाइल्स आपका ग्रो कर सकते हैं 0 टू 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और मेसोफाइल्स आपका ग्रो करते हैं 20 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन्स पैथोजेंस आर मेसोफाइल्स। जितने भी ह्यूमन पैथोजेंस हैं, ह्यूमन्स के अंदर पैथोजेंस हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपका मेसोफाइल्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, इसमें नॉस्टॉक, एनेबेना, ऑसिलेटोरिया, ये आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? सारे मेसोफाइल्स के। नाउ थर्मोफाइल्स, थर्ड वन इज थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या है? दे आर ग्रो एट 45 टू 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब 45 से अबव की रेंज में आपका थर्मोफाइल्स ग्रो करता है। एंड दे हैव मोर हीट स्टेबल एंजाइम। ठीक है, हीट स्टेबल एंजाइम उनके अंदर प्रेजेंट है, और प्रोटीन सिंथेसिस एबल टू फंक्शन एट हाई टेम्परेचर। और जिसकी वजह से कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो सिस्टम है, ये एक बहुत हाई टेम्परेचर पर भी परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। और ये कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं? 45 टू 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नाउ फोर्थ वन इज हाइपरथर्मोफाइल्स। हाइपरथर्मोफाइल्स मीन्स और भी थर्मोफाइल से भी ऊपर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया। 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये ग्रो करता है। दे फाउंड इन द हॉट एरियाज ऑफ सी फ्लोर्स। सी फ्लोर्स के जो हॉट एरियाज हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पायरोकोकस अबाइसी। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? पायरोकोकस अबाइसी। नाउ नेक्स्ट वन इज द केमिकल फैक्टर। अब ये आपके 5 फिजिकल फैक्टर्स हो गए, देख लीजिए। फिजिकल फैक्टर, फर्स्ट वन इज वाटर एक्टिविटी। वाटर सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो वाटर एक्टिविटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? 0.55 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका जो भी बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसका डीएनए डिस्टॉर्शन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए आपको, जिससे कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बैक्टीरिया कर सके अपने सेल से। थर्ड है आपका फैक्टर पीएच। किस तरह का पीएच होना चाहिए? कौन सी पीएच रेंज के अंदर कौन सा बैक्टीरिया बहुत अच्छी सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ दे सकता है? ये आपका 3 तरह के पीएच डिपेंडेंट बैक्टीरिया हैं, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, एल्कलोफाइल्स। और फोर्थ फैक्टर है आपका लाइट।
अब लाइट किसके लिए इसेंशियल फैक्टर है? ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिसको कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लाइट की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह से आपका टेम्परेचर फिफ्थ वन फैक्टर है, और टेम्परेचर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है कि किस टेम्परेचर रेंज में बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। वही टेम्परेचर रेंज आपको जब बैक्टीरियल की ग्रोथ कर्व बनाएंगे या बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो प्रोवाइड करवानी पड़ती है आर्टिफिशियल मीडियम में। इसके एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से बैक्टीरिया। अब केमिकल फैक्टर्स जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट केमिकल फैक्टर है आपका कार्बन। और कार्बन क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके लिए, ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स, सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स में कार्बन आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। मेजोरिटी ऑफ माइक्रोब्स ऑब्टेन कार्बन। अब माइक्रोब्स कहाँ से कार्बन लेते हैं, फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन लेते हैं। वाइल फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स कैन यूज CO2 एज होल कार्बन सोर्सेज। और जो फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स है वो डायरेक्टली एनवायरमेंटल CO2 को ही लेके अपना एज अ कार्बन सोर्स का यूज करते हैं। The capnophills are microbes best grow in at higher CO2 than normal। ठीक है, जो CO2 की नॉर्मल रेंज है उससे हायर रेंज में, यानी कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 का चाहिए, ठीक है, वो उसमें कौन से बैक्टीरिया आपका बहुत अच्छी तरह से माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, कैप्नोफाइल्स माइक्रोब के लिए ग्रोथ के लिए हायर concentration of CO2 is required. Now, second factor, nitrogen. Nitrogen source must be incorporated in culture media for growth of microorganism। अब नाइट्रोजन सोर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ऐड किया जाता है कल्चर मीडिया में, किसकी ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन, प्यूरिन में, पायरिमिडीन में, एंजाइम्स में एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, ये सब के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन की, इन सब के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि नाइट्रोजन सोर्स में, सोर्स यानी कि नाइट्रोजन की सोर्स के लिए पेप्टॉन आप किसके अंदर ऐड करते हैं, कल्चर मीडिया में, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सके। ऐसे ही कार्बन सोर्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ किया जाता है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इन सब का यूज़ किया जाता है कि जिससे कि बैक्टीरिया के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसाइज, जैसे लिपिड, प्रोटीन, ठीक है, वो आपका उसके अंदर बन सके, बैक्टीरिया उसका यूज़ करके कार्बन सोर्सेस को अपने अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स को बना सके और उसका अपनी ग्रोथ में यूज़ कर सके। नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। देख लीजिए, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें ज़रूरत पड़ती है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोडक्शन में, एंड सेवरल कोफैक्टर्स एंड प्रोटीन्स के लिए भी आपको क्या है, फॉस्फोरस एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब बैक्टीरिया की आप ग्रोथ करवाएंगे आर्टिफिशियल मीडियम में। देन सल्फर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि सिस्टीन, मिथियोनिन, ठीक है, ये सब किसमें, इसमें सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। विच आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट for fifth factor is oxygen। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि जिसको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि सुडोमोनास। एनेरोबिक बैक्टीरिया, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी ग्रोथ के लिए, दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोसिन्स इसका एग्जाम्पल है। फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, either the presence of oxygen or absence of oxygen they can grow, as for example yeast। ठीक है, एंड माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, दे रिक्वायर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। माइक्रो एरो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, एरो माइक्रो मीन्स स्मॉल, एरो मीन्स एयर फिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, जिससे कि बहुत कम लेवल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एंड द हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज टॉक्सिकेंट ऑफ द माइक्रोब्स। और अगर हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है कल्चर मीडिया के अंदर तो वो माइक्रोब्स क्या हो जाएंगे, आपके मर जाएंगे।
एज फॉर एग्जाम्पल कैम्पाइलोबैक्टर, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका कैम्पाइलोबैक्टर, ऑक्सीजन की जरूरत। अब इसमें देख लीजिए इस वाले फैक्टर केमिकल फैक्टर्स में जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है आपका कार्बन। कार्बन सोर्स किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, कार्बन की मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज है वो कार्बन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डायरेक्टली एनवायरमेंटल कार्बन का यूज करते हैं। इसी तरह से जो कैप्नोफाइल्स है आर माइक्रोब्स बेस्ट ग्रो इन एट हायर CO2, हायर CO2 रेंज में आपका कैप्नोफाइल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत बेस्ट ग्रो कर सकते हैं। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन देख लीजिए, नाइट्रोजन जो सोर्स है वो कल्चर मीडिया में बच्चे कौन है ठाकुर? मैम आवाज नहीं आ रही।